तो सबसे पहले तो देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में आपको बता दूं क्या है इंडियन पार्लियामेंट और कहाँ से लिया गया है इंडियन पार्लियामेंट के बारे में जो चीजें आप मेरे साथ पढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने सीखा कहाँ से और किस तरीके से ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों के लिए बेनिफिशियल था। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को बोरो किया गया है ब्रिटेन से। ये बात मैं हालांकि पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम को बोरो करने के पीछे हम लोगों के बहुत सारे आइडियाज आते हैं। जैसे ब्रिटेन एक वो कंट्री है जो हम लोगों के ऊपर तकरीबन 200 साल से ज्यादा शासन कर चुका है, या मैं ये कह सकता हूं कि 200 साल से भी ज्यादा के लिए हम ब्रिटेन के सिस्टम से अपने आप को बहुत ज्यादा ढाल चुके हैं। क्योंकि 200 साल तक अगर कोई सिस्टम को देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो सिस्टम आप लोगों के लिए फॉलो करना समझना मुश्किल नहीं है। कभी कभार ना क्वेश्चन ये आता है कि सर जो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम था क्या वो हम लोग फॉलो नहीं कर सकते थे? कर सकते थे यार, हमारे पास अमेरिका का सिस्टम भी था उस टाइम पे, ब्रिटेन का सिस्टम भी था हमारे पास। पर प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका का सिस्टम जो है वो हम लोगों ने कभी इंडिया में इंप्लीमेंट करके देखा नहीं। और उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो जिससे ज्यादा से ज्यादा इंडियंस ऑलरेडी परिचित है या ऑलरेडी जानते हैं। ऐसे में ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। हालांकि ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में जिस तरीके से दो हाउसेज होते हैं उसको बाइकेमरलिज्म कहा जाता है। बाइकेमरल मतलब आपके लॉ मेकिंग बॉडी के दो हाउस, और इसी तरीके से हमारी भी कॉन्स्टिट्यूशन बाइकेमरल है। अपर हाउस जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है इन ब्रिटेन, उसी हाउस को हम इंडिया में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा करते थे। इसी हाउस को हम लोग इंडिया में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा करते थे। उसी तरीके से अगर मैं लोअर हाउस की बात करता हूं तो लोअर हाउस में ब्रिटेन में आप इसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, एंड द सेम हाउस इन इंडिया इज कॉल्ड एज, नहीं, हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, सॉरी। House of Commons in Britain, and the same house in India is called House of People. ये शब्द हमने इंडिया में यूज किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है फिलहाल ये जो मैं दो नाम आपके सामने अपर हाउस और लोअर हाउस के लिख रहा हूं, शायद ये नाम आपने पहली बार सुने होंगे, हो सकता है कि आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हो। मगर सबसे इंपॉर्टेंट और जानने वाली बात यह है कि ये ओरिजिनल नेम्स है हमारे अपर हाउस और लोअर हाउस के, ये दोनों नाम ओरिजिनल है। मतलब सर राज्यसभा लोकसभा तो हम आज बोलते हैं, मगर ये नाम चेंज कब हुए थे? तो नाम है 1956। 1956 एक वो सन है जब हमने काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा कहा, एंड लाइकवाइज हमने हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा कहा, और आज की डेट में ये राज्यसभा लोकसभा आप लोगों के सामने है। चलिए, ये तो बात होगी हमारे इंडिया के पार्लियामेंट हाउस की। पार्लियामेंट हाउस बनना कब शुरू हुआ था? तो यार 1911, 1911 एक बहुत हिस्टोरिक डेट है। हिस्टोरिक डेट मतलब हिस्टोरिक ईयर क्यों है? क्योंकि 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार का मतलब क्या होता है? देखिए ब्रिटिश टाइम में दिल्ली में एक बहुत बड़ा पोजेशन लगाया जाता था, मतलब एक तरीके से सेरेमनी होती थी दिल्ली में। सिर्फ दिल्ली में ही क्यों होती थी? तो अगर आप उसके आंसर को ढूंढने के लिए जाएं तो हो सकता है जाहिर सी बात आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा हो। दिल्ली में सेरेमनी होने के पीछे का रीजन ये है कि अगर आप दिल्ली की हिस्ट्री को देखें तो दिल्ली सल्तनत हो, भले ही वो राजपूत के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, भले दिल्ली सल्तनत के टाइम की बात करूं, या मैं भले ही मुगल्स के बारे में बात करूं, तो हर किसी टाइम पीरियड में दिल्ली को कभी ना कभी कैपिटल बनाया गया है। मतलब 1000 सालों से भी ज्यादा एक जगह जो कैपिटल बन के रही है इंडिया की वो दिल्ली है। ऐसे में लोगों का कनेक्शन दिल्ली के साथ बहुत होता था। हालांकि ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल स्टार्टिंग में कोलकाता थी। तो 1911 एक वो सन है जिस समय आप लोग ट्रांसफर ऑफ कैपिटल करते हैं, और इंडिया की कैपिटल जो कोलकाता है, कोलकाता से ये कैपिटल ट्रांसफर होकर दिल्ली आ जाती है। इतना ही नहीं, दिल्ली में इस कैपिटल को ट्रांसफर करने के बाद फिर हम दो आर्किटेक्ट को अपॉइंट करते हैं। उन दोनों आर्किटेक्ट का नाम है सर एडवर्ड लुटियंस
शायद इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि इसी की वजह से आज दिल्ली को लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। और दूसरे इंसान का नाम है हर्बर्ट बेकर। इन दोनों ने मिलकर जो दिल्ली बनाई है ना, उसी दिल्ली को आज आप बोलते हैं न्यू दिल्ली। और जो दिल्ली मुगलों के टाइम पर बनी हुई है, उस दिल्ली को आज आप लोग ओल्ड दिल्ली कहते हैं। तो ये न्यू दिल्ली में जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, पार्लियामेंट हाउस है, पार्लियामेंट हाउस के आसपास नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, ये सारी चीजें ये दोनों आर्किटेक्ट मिलकर बनाते हैं। हालांकि हमारे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाया गया था केवल एक ही हाउस के लिए, मतलब एक ही मीटिंग के लिए बनाया गया था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब हम लोगों ने जुगाड़बाजी से इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में राज्यसभा लोकसभा दोनों को बिठाया। ओरिजिनली यहाँ पर केवल एक ही मीटिंग होने के लिए इस हाउस को तैयार, इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को तैयार किया गया था। इस ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किसने किया? तो उस टाइम पे नाम आता है हमारे इंडिया के वाइसरॉय इरविन। वाइसरॉय इरविन जिस समय थे उस टाइम पर हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी, एंड ही वाज द वन जिसने इनॉग्रेट किया था। आज ये पार्लियामेंट बिल्डिंग को बने बहुत साल हो गए हैं, और इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि अब नाउ इट इज द नीड टू चेंज इट। इसलिए हम लोगों ने मई के मंथ में पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी देखा था। हालांकि मैं ये भी क्लास में कवर करूंगा कि क्यों जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने यूनाइटेड होकर हमारी इस न्यू पार्लियामेंट इनॉग्रेशन का विरोध किया था और कहा था कि नहीं यार, इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं होने देंगे। बहुत सारी अपोजिशन पार्टी सामने आती है, अपने अपने जो व्यूज है उसको सबके सामने रखती है। क्या हुआ था ऐसा, तो वो सब चीजें बात करेंगे जब मैं आपको न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग दिखाऊंगा। हालांकि अगर मैं इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बात करूं तो यार देखिए, इंडियन पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। मैंने बोला इट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, क्योंकि ये वो संस्था है जो पूरे इंडिया के लिए कानून बनाती है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाती है। और पार्लियामेंट्री गवर्नेंस हम लोगों ने इंडिया में अडॉप्ट क्यों किया था, मैं इसका आंसर पहले ही दे चुका हूं, क्योंकि तकरीबन 200 सालों से भी ज्यादा हम लोग जानते थे कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम आखिरकार काम कैसे करता है, और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि यार इसी सिस्टम को इंडिया में अडॉप्ट करना ठीक रहेगा। बट अब बात आती है कि हमारे पार्लियामेंट के सर जो दो हाउसेज आपने बताए हैं, लोकसभा और राज्यसभा, क्या हमारे पार्लियामेंट के ये दोनों हाउसेज ही पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, या इनके अलावा भी पार्लियामेंट का कुछ और भी पार्ट है? तो बेटा आंसर क्या है, हमारे इंडिया के पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। प्रेसिडेंट को भी पार्ट माना जाता है, तो राज्यसभा लोकसभा तो पार्ट है ही। राज्यसभा लोकसभा के अलावा आप प्रेसिडेंट को पार्ट क्यों मानते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा हमारे इंडिया के पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग प्रोसेस। अगर मैं लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात करूं तो देखिए, अगर कोई भी लॉ नहीं है, अगर कोई भी लॉ नहीं है, तो आप उसको मतलब पॉल साइंस के लैंग्वेज में कानून को एक्ट कहते हैं। तो अगर वो एक्ट नहीं है बेटा, तो वो बिल है। सबसे पहले तो आप बिल को प्रपोज करते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है, और पार्लियामेंट के दोनों हाउस राज्यसभा लोकसभा दोनों में इस बिल को अलग अलग दिन टेबल किया जाता है। हो सकता है एक ही दिन टेबल कर दिया जाए, अलग अलग टाइम पर। टेबल करने का मतलब क्या है कि बिल में क्या लिखा है, बिल इंडिया में किस तरीके से लॉ को इंप्लीमेंट करेगा, हम लोगों को क्या फायदा होने वाला है, ये सारी चीजें उस बिल में रिटर्न होती हैं। उसके बाद दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं वो बिल पर चर्चा करते हैं, और उसके बाद वोटिंग होती है। जब दोनों सेपरेटली बिल को पास कर देते हैं, तब ये बिल जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट भी इस बिल को पढ़ता है कि इस बिल में लिखा क्या है, और इस इंडिया में ये बिल क्या करने की तैयारी कर रहा है। देखिए, प्रेसिडेंट को क्यों जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया का फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट कहलाता है। इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला इंसान प्रेसिडेंट होता है। और जैसे ही प्रेसिडेंट उस बिल को पढ़ने के बाद सेटिस्फाई हो जाता है और साइन कर देता है, जिसको हम पॉलिटी की भाषा में एसेंट कहते हैं, जैसे ही वो अपना एसेंट दे देते हैं, वैसे ही ये बिल बन जाता है एक्ट। तो ये बिल से एक्ट बनने की जर्नी बिना प्रेसिडेंट के पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए हम लोग प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का पार्ट समझते हैं। मगर कभी के बार ना ये क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है कि सर, अगर हमारे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट है तो क्या वो एमपी होते हैं? तो बेटा आंसर है बिल्कुल भी नहीं, प्रेसिडेंट एमपी नहीं होते हैं। चलिए, तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट है, इसलिए प्रेसिडेंट को भी पार्ट माना जाता है। और मैंने आपको पूरा लॉ मेकिंग प्रोसेस समझाया, जिसमें प्रेसिडेंट भी एक पार्ट है, और बिना इनके कोई भी लॉ एक्ट नहीं बन सकता है, मतलब कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इन्हीं प्रेसिडेंट के बारे में।
प्रेसिडेंट बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, हालांकि मैं प्रेसिडेंट को पूरी तरीके से अभी कवर नहीं करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में राज्यसभा, लोकसभा, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा। बट पहले मैं प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आर्टिकल 58 बोलता है कि इंडिया में एक जो प्रेसिडेंट है वो बनने की एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन सा इंसान हमारा भारत का प्रेसिडेंट बन सकता है। तो पहला चीज, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर सिटीजन का क्वेश्चन बेटा सामने निकल कर आया, तो मैं आप लोगों को सिटीजनशिप के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं, क्योंकि हो सकता है शायद सिटीजनशिप भी आप लोगों को पढ़नी पड़े। और ये बात मैंने अपनी क्लासेस में बार बार बताई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिख देने से वो चीज इंप्लीमेंट नहीं होती जब तक कि पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ नहीं बनाती। तो अगर हम सिटीजनशिप की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल मिला के पार्ट 25 है, जिसमें पार्ट नंबर 2 में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 के बीच में सिटीजनशिप लिखी हुई है। ये सारे आर्टिकल आप यूनिवर्सल की बुक ले सकते हो या कोई भी पब्लिकेशन की बुक, सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। बट अपन को समझना है कि सिटीजनशिप इंडिया में मिलती कैसे है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, हमारे पार्लियामेंट में इसी सिटीजनशिप के लिए एक लॉ बनाया था जिसको सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहते हैं। और अभी मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन मैं इसके बाद पूछूंगा। सिटीजनशिप एक्ट 1955 हम लोगों ने बनाया था, और ये वही एक्ट है जो कि इंडिया में सिटीजनशिप बांटता है या बताता है कि आप कौन कौन से बेसिस पर इंडिया में सिटीजन बन सकते हैं। जैसे कि पहला है बाय बर्थ। बाय बर्थ, अब भाई अगर मैं बाय बर्थ को भी पढ़ाऊंगा ना, तो बाय बर्थ में भी बड़े सारे अलग अलग प्रोविजंस हैं। बाय बर्थ का मतलब ये समझ लो कि अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है। सेकंड, बाय डेसेंट, अगर आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है तो आप फिर किस तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। थर्ड, बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आप इंडियन नहीं है बट आप इंडियन ओरिजिन के हो, मतलब अभी तो आप अमेरिकन हो, अभी तो आप हो सकता है इराकी हो, ईरानी हो, बट सपोज करो कि आप जब उस कंट्री में माइग्रेट करे थे, उस टाइम पर आपके फादर या आपके ग्रैंड ग्रैंडफादर इंडियन थे। जाहिर सी बात है अब आप इंडियन नहीं हो, बट क्योंकि आपकी फैमिली ट्रेस होती है इंडिया से, इसलिए आप अ मैन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। तो इंडिया से नाता है आपका क्योंकि आपकी फैमिली वहां से निकली है, बट आपका कोई नाता नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि आपका तो जन्म, यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन फॉरेन। तो आप अगर इंडिया का सिटीजन बनना चाहते हैं तो ये आपके पास प्रोसेस बाय रजिस्ट्रेशन का है। फोर्थ है बाय नेचुरलाइजेशन। अगर आप बिल्कुल भी इंडियन नहीं हो, ना तो आप इंडियन ओरिजिन के हो और ना ही इंडिया से आपकी फैमिली का कोई भी कनेक्शन रहा है, कंप्लीटली फॉरेनर हो, तो आप किस तरीके से इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। और पांचवा तरीका है लैंड एक्सपेंशन। सपोज करो कि अगर इंडिया ने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर लिया है, अगर इंडिया ने किसी और को कब्जा लिया है, लैंड एक्सपेंशन, तो उसमें रहने वाले लोग भी लैंड एक्सपेंशन के जरिए इंडियन होंगे। तो मुझे अब ये बताइए, नेचुरलाइजेशन खास बैन करता है कि आप पाकिस्तानी नहीं हो सकते हैं। अगर आप एक पाकिस्तान हो, बाय बर्थ पाकिस्तानी हो, अगर आप अफगानी हो, या अगर आप बांग्लादेशी हो, इसी के साथ साथ अगर आप चीनी हो, मतलब अगर आप चाइनीज हो, तो ये सारे वो फैक्टर है कि अगर आप इन कंट्रीज से उठकर मेरे पास आओगे ना इंडिया की सिटीजनशिप मांगने, तो मैं डायरेक्टली मना कर दूंगा आपको। नेचुरलाइजेशन में ये वो देश है जो बैन है, इन देशों के रहने वाले लोग तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। अब क्वेश्चन का आंसर देना मेरे बहुत ही नाम। अभी 2019 में अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट क्या हुआ था? 2019 में सिटीजनशिप में अमेंडमेंट हुआ था, और वो अमेंडमेंट किया भी नेचुरलाइजेशन में ही किया था। और इसमें अमेंडमेंट हुआ था ना इस कैटेगरी में, इस वजह से दुनिया और देश में, पूरे देश में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। आपको याद आया होगा उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया में आए थे, बड़ा दंगा हुआ था, पूरी दिल्ली को फूंक दिया था। अगर आप नेचुरलाइजेशन की बात मेरे साथ सुने ना, तो नेचुरलाइजेशन ये बोलता है कि आपको इंडिया में 12 साल तक रहना पड़ेगा। आपको इंडिया में 12 साल तक रहना पड़ेगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो इंडियन सिटीजनशिप के लिए। मतलब प्रोवाइडेड अगर आप चाइना से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से नहीं हो, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप के लिए 12 साल तक तो पहले इंडिया में रहना पड़ेगा। हालांकि इस 12 साल में 11 ईयर्स तो कंटिन्यूस नहीं है, 11 ईयर्स तो आप टुकड़ों में रह सकते हो, मगर एप्लीकेशन से 1 साल पहले आपको कंटिन्यूसली इंडिया में होना चाहिए।
मतलब आज जैसे तारीख होगी 1 जुलाई, सोचो अगर आपको आज अप्लाई करना है तो 1 जुलाई 2023 से पीछे जाओगे 1 साल, 1 जुलाई 2022, ये पूरा 1 साल तो कंटिन्यूसली आप इंडिया में ही होने चाहिए, प्लस इससे पहले के 11 ईयर्स आप तोड़ तोड़ कर इंडिया में रह सकते हो, कभी 5 महीने रह लिया, कभी 4 महीने रह लिया, तो मिला के ये 12 साल है। 2019 में क्या हुआ था, 2019 में हमने 6 कम्युनिटीज के बारे में बात करी, जिसमें एक हिंदू था, दूसरा क्रिश्चियन था, तीसरा सिख था, चौथा बुद्धिस्ट, पांचवा जैनी था और छठा पारसी था। तो हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोगों ने बोला था कि अगर ये 6 लोग, अगर ये 6 कम्युनिटी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों से आई है और इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले, 13 दिसंबर 2014 से पहले अगर आप इंडिया में माइग्रेट कर चुके हो, अगर आप इंडिया में कैसे भी आए हो बट 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हो, इन 3 देशों से आए हो और इन 6 रिलीजन से रिलेटेड हो, इसमें से कोई भी एक से, और इंडिया में प्लस 5 साल तक कंटिन्यूसली रह रहे हो, 5 इयर्स तक, तो भाई मैं आपको इंडियन सिटीजनशिप ऑफर कर सकता हूं। ठीक है, ये था अमेंडमेंट 2019 का, जिसकी वजह से पंगा हुआ था, क्योंकि अगर आप देखो तो 6 कम्युनिटीज में मुस्लिम का नाम नहीं। ऐसे में ना इंडिया में एक माहौल क्रिएट हो गया, बहुत आरएसएस लोग, मोदी समर्थकों ने बाकी सब लोगों की फिरकी लेनी शुरू करी कि देखो यार, इस गवर्नमेंट ने इस पूरी कंट्री को हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल शुरू कर दी है, अब बहुत ही जल्द आप लोग इंडिया से बाहर होंगे। मगर देखा जाए तो यार, ये केवल इंडिया में आने वाले लोगों की बात कर रहा था, जो लोग भागकर इंडिया में आए। मतलब भागकर इंडिया में आने का मतलब क्या होता है, इलीगल माइग्रेंट अगर आप हो, इलीगल इमिग्रेंट अगर आप हो, मतलब क्या होता है सर, इलीगली आने का। या इलीगल इमिग्रेंट एक इंसान कैसे होता है, सपोज करो आप किसी देश में घूमने गए, तो आप जाहिर सी बात है वीजा लेकर जाओगे, वीजा आपको हफ्ते का भी मिल सकता है, महीने का भी मिल सकता है, बट वीजा खत्म होने के बाद अगर आप उस कंट्री से वापस नहीं आए ना, तो आप उस कंट्री के लिए इलीगल इमिग्रेंट हो। ऐसे बहुत से देश में हमारे बहुत से लोग हमारी नेबरिंग कंट्री से बॉर्डर को क्रॉस कर 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 आ गए थे। हालांकि प्रॉब्लम्स असम से शुरू होती है, फैलते फैलते दिल्ली में आती है, और फिर तो हमको पता ही है कि हुआ क्या था। तो अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपसे ये पूछा, सपोज करो कि एक क्रिश्चियन है, एक क्रिश्चियन है जो 2014 से पहले इंडिया में आया था और अब वो इंडिया का सिटीजन बन गया है, ये वाला जो अमेंडमेंट हुआ था उसके आधार पर। ये इलीगल इमिग्रेंट था बट अब ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। यहां तक क्लियर है, ये 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके जरिए वो इंडिया का सिटीजन बन गया। ठीक है, अब क्या वो राष्ट्रपति बन सकता है अगर उसकी एज मान लो 35 से ज्यादा है, अगर वो जो लोकसभा का मेंबर बनने लायक भी है, चलिए मतलब उसके पास सारी क्वालिफिकेशन है कि वो जो लोकसभा का एमपी भी बन सके, और अभी उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब कैसी होगी, क्योंकि मेरी सिचुएशन के हिसाब से तो वो अभी तक इंडिया का सिटीजन था ही नहीं, वो इलीगल अपना इमिग्रेंट था, पाकिस्तान से भागकर आया था, एक पाकिस्तानी था, अब वो इंडियन सिटीजन बन गया है। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये वाला इंडियन सिटीजन प्रेसिडेंट बनने लायक है, क्या हम इसे इंडिया का प्रेसिडेंट बना सकते हैं? आर्टिकल 58 की क्वालिफिकेशन में जो ये पहली क्वालिफिकेशन लिखी है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहां पर सिटीजन होने का मतलब बाय बर्थ, वो सिटीजन से मेरा मतलब बाय बर्थ से है या किसी भी तरीके का सिटीजन हो सकता है? वो बाय बर्थ और बाय रजिस्ट्रेशन से हो सकता है। बाय बर्थ और बाय रजिस्ट्रेशन से हो सकता है, इन दोनों से, है ना? यस सर। और राहुल कह रहे हैं बाय बर्थ से ही होगा सर। देखिए, अगर इन दोनों में से कोई एक होता ना, तो यहाँ पर वो रिटर्न जरूर होता, कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है हम लोगों ने ये। अगर कहीं पर भी आपने सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा हुआ देखा है ना, तो सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब है सिटीजन ऑफ इंडिया, भले वो बाय बर्थ से बना हो, बाय डिसेंट से बना हो, रजिस्ट्रेशन से बना हो, नेचुरलाइजेशन से बना हो, या हमारे लैंड एक्सपेंशन से बना हो, वो जैसे मर्जी बना हो, अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो वो बिल्कुल इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आप लोगों को बॉगल कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का एक इंसान जो 2014 तक एक पाकिस्तानी था रिकॉर्ड्स पर,
अगर वो अब इंडियन सिटीजन हो गया है तो वो इंडियन सिटीजन हो गया है ना, यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हम लोग एक्चुअली अमेरिका को फॉलो नहीं करते हैं। अमेरिका तो साफ बोलता है कि भाई एक बाय बर्थ अमेरिकन ही अमेरिकन प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर आप अमेरिकन नहीं हो, स्टार्टिंग से अमेरिकन नहीं होगा, और अगर आपकी फैमिली अमेरिकन नहीं है तो आई एम वेरी सॉरी, आप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं बन सकते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं। इंडिया में सिस्टम बड़ा ही क्रिस्प और स्ट्रेट है कि भाई अगर इंडिया के सिटीजन आप हैं तो बात खत्म। फिर तो आप आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, प्राइम मिनिस्टर बनिए, वाइस प्रेसिडेंट बनिए, एनीथिंग। चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट हाउस के साथ, विच इज द अपर हाउस कॉल्ड राज्यसभा। देखिए भाई, राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल नंबर 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसको मैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों कहता हूं? क्योंकि इसके बारे में आप जान लीजिए, राज्यसभा का मतलब होता है वेयर, जहां पर इंडिया के सभी स्टेट्स को एक रिप्रेजेंटेशन मिलता हो, मगर यह रिप्रेजेंटेशन मिलता है पॉपुलेशन के आधार पर। यहां पर इंडिया के हर एक स्टेट की सीट फिक्स होती है। सर कितनी सीट फिक्स होती है? तो उसके लिए बेटा आपको स्केड्यूल नंबर 4 एक बार देखना पड़ेगा। स्केड्यूल नंबर 4 में इंडिया के हर एक स्टेट का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन फिक्स किया हुआ है। जैसे अगर मैं यूपी की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश से 31, अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश से 7 आते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश से 1 आता है। तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन है सभी स्टेट्स की राज्यसभा में फिक्स की हुई है। स्केड्यूल नंबर 4 इसके बारे में बात करता है। तो राज्यसभा मतलब जहां पर इंडिया के सभी स्टेट्स रिप्रेजेंटेड हो, उसके बारे में आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है। राज्यसभा के बारे में लिखा है कि सर इसकी टोटल स्ट्रेंथ 250 होनी चाहिए, 250 मेंबर की होनी चाहिए। मगर अगर मैं अब प्रेजेंट की बात करूं तो आज की डेट में इसमें 250 मेंबर नहीं है। आज की डेट में राज्यसभा में केवल 245 मेंबर है, 245 मेंबर्स है। और ये 245 मेंबर हमने सन 2001 में फ्रीज किए थे। सन 2001 का जो सेंसस आप लोगों ने लास्ट किया था, हालांकि 11 का सेंसस अभी तक लास्ट है, तो सन 2001 के सेंसस में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी उस टाइम पे हम लोगों ने 245 सीट्स राज्यसभा में फिक्स कर दी थी कि सर ये ठीक है, 245 सीट्स पूरे देश में से लोग आएंगे राज्यसभा में बैठेंगे और बहुत है, पूरा इंडिया रिप्रेजेंट हो जाएगा इससे बहुत आराम से। मगर इन 245 को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है वो हम बाद में बात करेंगे, बट पहले हम बात कर लेते हैं 250 की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 250 की परमिशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है 250 में से तो 12 लोग हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देंगे। नॉमिनेट का मतलब होता है बिना इलेक्शन में खड़े आप राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे। और बचे हुए 238 मेंबर जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। मतलब जिन जिन स्टेट्स में विधानसभा है, विधानसभा तो हर स्टेट्स में होती है बिल्कुल, तो हर राज्य की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, और जिन यूनियन टेरिटरीज में भी विधानसभा है उनकी भी विधानसभा के मेंबर्स, जैसे कि दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, तो इन दोनों यूनियन टेरिटरी के भी एमएलए और सभी स्टेट्स के एमएलए, ये सारे एमएलए मिलकर राज्यसभा के इलेक्शन में वोट देते हैं और मेंबर्स को चुनते हैं। और इसलिए ऐसे इलेक्शन को इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि एमएलए तो जनता के द्वारा चुने होते हैं। तो ऐसे इलेक्शन जहां पर पॉपुलेशन या इंडिया के सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होते, इसलिए ये इलेक्शंस इनडायरेक्ट है। यहां पे लिखा है राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व्ड। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, इट इज नेवर डिसॉल्व्ड। मतलब क्या हो गया इसका? देखो यार, इसके लिए मैं एग्जांपल आपके लिए मतलब एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूं। राज्यसभा में सपोज करो 245 मेंबर्स अभी प्रेजेंट पे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, इस 245 मेंबर को 3 बैच में बांट दिया। बट उससे पहले आपको बता दूं, राज्यसभा का हर एक मेंबर इज इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स। हर एक मेंबर को आप 6 सालों के लिए चुनते हैं, ना कि 5 साल। राज्यसभा में हर एक एमपी का टाइम पीरियड 6 ईयर का है, जबकि लोकसभा में ये टेन्योर 5 ईयर का होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने राज्यसभा के 245 मेंबर्स को 3 बैच में बांट दिया। सपोज करो मैंने सन 2002 में पहले बैच को इलेक्ट किया। पहले बैच को इलेक्ट किया मतलब 6 साल का टाइम पीरियड है,
तो 2008 में आपका टेन्योर कंप्लीट होगा। फिर मैंने और वेट किया फॉर 2 इयर्स, और मैंने 2 इयर्स के वेट के बाद 2004 में दूसरा बैच फिर इलेक्ट किया। दूसरे बैच को इलेक्ट किया तो जाहिर सी बात है 2010 में आपका 6 ईयर टाइम पीरियड पूरा होगा। मैंने फिर वेट किया 2 साल का। 2 साल का वेट करने के बाद मैंने 2006 में दोबारा से थर्ड बैच को इलेक्ट किया, जो कि 2012 में इलेक्ट होगा, मतलब 2012 में उसका टाइम पीरियड पूरा होगा। अब जब मैं 2 साल और वेट करूंगा, जब 2008 का टाइम पीरियड आएगा, तो अगर आप देख सकते हो 2008 जैसे ही मैं एंटर करूंगा 2 साल के बाद, तो पहले वाले बैच का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। पहले वाले बैच ने अपने पूरे 6 साल पूरे कर लिए होंगे। इस तरीके से ना ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल की तरह ये घूमता जाएगा, और इस तरीके से हर 2-2 सालों में राज्यसभा के 1/3 मेंबर इलेक्ट होते रहेंगे। ऐसे में अगर मैं देखूं तो राज्यसभा में हमेशा हर एक समय मिनिमम अटेंडेंस आपको कितनी मिलेगी? मिनिमम अटेंडेंस हमेशा आपको कितनी मिलेगी? 2/3 मेंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हर 2 साल में केवल 1/3 मेंबर ही इलेक्शन के जाते हैं। मतलब आपको 2/3 मेंबर्स तो हमेशा राज्यसभा में प्रेजेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका मतलब इस हाउस को पूरी तरीके से बंद नहीं किया ना मैंने, और ना मैं बंद होने दे रहा हूं। इस हाउस में हर 2-2 सालों में 1/3 मेंबर मैं केवल उनको रिन्यू करता रहता हूं। इस तरीके से हाउस को पूरी तरीके से बंद भी नहीं किया, और जरूरत पड़ने पर मेंबर्स भी यहां पर इलेक्ट कर लिए गए। इसलिए आप इसको लिखते हैं नेवर डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब होता है एक ऐसा हाउस जिसके सारे मेंबरों का टाइम पीरियड एक दिन एक समय पर पूरा हो रहा हो। जैसे लोकसभा का होगा अगले साल, जब आप लोकसभा के 2024 के इलेक्शंस को देखेंगे। और यही रीजन है कि आप राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहते हैं। राज्यसभा का रीजन अगर पूछा जाए कि ये परमानेंट हाउस क्यों है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि सर परमानेंट हाउस इसलिए है क्योंकि कभी भी राज्यसभा में आप चले जाए, आपको मिनिमम अटेंडेंस राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स की तो दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि हर 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर ही इलेक्शन के लिए जाते हैं। और इस तरीके से राज्यसभा पूरी तरीके से रिन्यू भी होती रहती है, और कभी भी इस हाउस को पूरी तरीके से बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो राज्यसभा का पहला बैच कब इलेक्ट हुआ था? 3 अप्रैल 1952। सर अब आप समझ लो। यस मैम। सर जब यहाँ राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, तो हाँ जब हाँ, तक सर इनका टेन्योर खत्म नहीं होता है, तो 2 साल में ही दूसरे मेंबर क्यों इलेक्ट हो जाते हैं? कैसे बेटा? मतलब दूसरे मेंबर नॉमिनेट हो जाते हैं अभी। जैसे 2002 के बाद 2004 में मेंबर नॉमिनेट हुए ना, मतलब हम्म राज्यसभा के मेंबर के लिए। हम्म। तो मैम सॉरी सर, तो सर 2008 में पहले वाले मेंबर का टेन्योर खत्म हो रहा है, तो ये मेंबर तब तक क्या करते हैं, ये जो मतलब जो बचा 4 साल? मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा समझाओ अपना, सर ये जैसे वाला दो एग्जांपल हज लेकर। हाँ हाँ जी सर जैसे 2002 में हाँ कोई जी। मेंबर इलेक्ट हुए, तो वो हाँ 2008 तक के लिए राज्यसभा के मेंबर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 6 इयर्स। तो हाँ जी मैम। हाँ, तो सर 2 साल के बाद फिर से क्यों किसी मेंबर को नॉमिनेट किया था, जबकि उतने मेंबर तो ऑलरेडी इलेक्टेड है नहीं ना, बेटा, मतलब मैंने वहां क्या पे। किया ना, ये आप हाँ समझे नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे हाँ 245 की स्ट्रेंथ है ना, तो मैंने हाँ जी। 245 को 3 बैच में बांट दिया। मतलब 81 ओके। 81 का बैच है ये। 81 मेंबर मैंने सन 2002 में इलेक्ट करे, फिर और अच्छा 81 मेंबर मैंने 2004 में इलेक्ट करे, फिर बचे हुए ओके। 81 मेंबर मैंने 2006 में इलेक्ट करे। अच्छा हाँ मैं ये अच्छा, मैं दो। समझ गई कि टू हाँ थर्ड हमेशा प्रेजेंट रहेगा अगर हाँ, वो टू नहीं भी थर्ड तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा ना, ओके क्योंकि ओके। क्योंकि 1/3 ही बार बार रिन्यू होगा ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ये वाली बात हो रही है। इसलिए इसलिए आप कभी राज्यसभा को बोलते हैं कि ये डिसॉल्व ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? क्योंकि हर 2 साल के बाद केवल 1/3 मेंबर ही तो चुनने हैं दोबारा से, मतलब 181 मेंबर्स ही तो दोबारा इलेक्शन में जाएंगे। कम से कम ओके आपको 160 162 मेंबर तो हमेशा बैठे दिखेंगे ही दिखेंगे। ओके सर। ठीक चलिए, तो ये इसलिए मैंने इसको परमानेंट हाउस बोला। तो ठीक है सर। राज्यसभा का पहला पहला बैच 3 अप्रैल 1952 को बना। वो पॉइंट नंबर 3 है। मगर अब बात करते हैं कि सर मान लो कि मुझे छुट्टी की जरूरत है। अब ऐसे में पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास
पार्लियामेंट्री कमेटी का एक टॉपिक है, और पार्लियामेंट्री कमेटी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों भाई? क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो पार्लियामेंट्री कमेटी वो काम करती है जो शायद हमारी पार्लियामेंट 365 दिन नहीं कर सकती है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि क्या एक इंसान, एक एमपी, उसको भी जरूरत पड़ती होगी यार, हो सकता है उसके पास भी कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाए कि वो उसको डिले ना कर पाए। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ना 60 डेज का टेन्योर रखा हुआ है। पहली बात तो आज तक कभी भी किसी भी एमपी की लीव एप्लीकेशन नहीं हुई। जब भी छुट्टी मांगने आप आए हो, छुट्टी आपको मिली ही मिली है। और ऐसे में हमने एक और पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी है, विच इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लीव एप्लीकेशन। लीव एप्लीकेशन मतलब अगर कोई भी एमपी आपको लीव एप्लीकेशन लेकर आएगा तो आप एक्सेप्ट कर लेना उसकी लीव एप्लीकेशन। बट फिर भी अगर आपने बिना लीव एप्लीकेशन के, बिना बताए, बिना परमिशन लिए 60 डेज की छुट्टी मार ली है राज्यसभा से, सर ये 60 डेज कंटिन्यूस होने चाहिए या बीच बीच में से टूट टूट के हो सकते हैं? यार ये 60 डेज कंटिन्यूस होने चाहिए, और ये 60 डेज होने भी सेशन के चाहिए। सेशन से मतलब क्या है यार मेरा? सेशन से मेरा मतलब बड़ा सिंपल सा है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हमारी पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि पूरे साल काम करती है बिना रुके। हमारी पार्लियामेंट के ये सारे एमपी जब एक साथ मिलते हैं तभी काम होता है, और ऐसा केवल पूरे साल में 3 बार होता है, जिसको आप BMW के नाम से जान सकते हैं। बी का मतलब हो गया बजट। पहला सेशन तो बजट सेशन होता है। दूसरा सेशन होता है मॉनसून, जो अब शुरू होगा, और मॉनसून जब शुरू होगा ना तब आप लोग हमारे न्यू पार्लियामेंट हाउस को देखेंगे। और तीसरा सेशन होता है विंटर सेशन। हर एक सेशन अमूमन 3 महीने का होता है, 3 मंथ्स, और हर 3 महीने के सेशन के बाद 1 मंथ का गैप होता है। हर 3 महीने के सेशन के बाद 1 मंथ का गैप होता है, और ये 1 मंथ के बाद 3-3 महीने के लिए मिलते हैं हर सेशन में। इस तरीके से देखा जाए तो काम तो करते हो आप 9 महीने, और अगर छुट्टी देखी जाए गैप की तो 3 महीने आपका गैप, और इसको टोटल मिला लो तो 12 महीने। इस तरीके से हमारी पार्लियामेंट काम करती है। पहले तो ये समझो, पार्लियामेंट 365 दिन काम नहीं करती है। 365 दिन में केवल 3 सेशन में ही काम करती है, बजट, मॉनसून, विंटर। तो ये बोल रहा है कि 3 महीने का तो सेशन लगा है ना, 3 महीने का सेशन मतलब 90 डेज का सेशन तो है ही ना कम से कम। हो सकता है इससे कम भी हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, मैं केवल एवरेज बता रहा हूं। 90 डेज का एवरेज हर एक सेशन लगता ही है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। मगर अगर आप इस सेशन के पूरे टाइम में 60 डेज तक एब्सेंट रहे हो, 60 दिनों तक आप कंटिन्यूसली नहीं आए हो, और आपके बारे में किसी को पता भी नहीं है कि आप कहाँ गए हो, आपने कोई लीव एप्लीकेशन भी नहीं दी, आपने कोई परमिशन भी नहीं ली, तो ऐसे में हो सकता है भाई एमपी होने से, मतलब एमपी की पोजीशन से आपको हटा दिया जाए। मैंने बोला हो सकता है, क्या आज तक ऐसा कभी हुआ है? कम ही हुआ है, मतलब हुआ ही नहीं है, हम लोगों ने आज तक कभी ऐसा सुना नहीं। क्योंकि कोई भी एमपी ना, 60 दिन का टाइम पीरियड बहुत होता है, बीच में कभी ना कभी एप्लीकेशन देते ही हो, फोन पे भी बता दोगे तो भी वो एक्शन नहीं ले। ऐसे में अब जैसे कि मैंने बोला, राज्यसभा के ये सारे मेंबर्स जो कि ये 3 बैच में इलेक्ट हुए, इनको इलेक्ट कौन करता है? तो इसको इलेक्ट करते हैं सभी स्टेट्स के एमएलए मिलकर। सभी स्टेट्स के एमएलए मिलकर इनको इलेक्ट करते हैं। एमएलए कौन इलेक्ट करता है? एमएलए इलेक्ट करते हैं स्टेट्स की पॉपुलेशन, स्टेट में रहने वाली जनसंख्या एमएलए को इलेक्ट करती है, और वही एमएलए फिर पूरे भारत के राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। अगर ये स्टेट की पॉपुलेशन डायरेक्टली इलेक्ट करे एमपीओ को, एमपी ऑफ राज्यसभा, तो ये इलेक्शन डायरेक्ट हो गए। मगर हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, हमने जिन एमएलए को चुना वो एमएलए आगे एमपीओ को चुन रहे हैं। इस तरीके के इलेक्शन को इनडायरेक्ट कहते हैं, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि ये मेंबर्स इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। चलिए, उसके बाद राज्यसभा का मेंबर सर बन कौन सकता है? तो क्वालिफिकेशन हमारे पास 3 है। पहली बात तो आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा, और इंडिया के सिटीजन के लिए मैं आप लोगों को पहले ही सिटीजनशिप एक्ट 1955 आर्टिकल 5 से 11 पार्ट 2 के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं कि पहला तो है बाय बर्थ का रिजीम, दूसरा है बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, और बाय लैंड एक्सपेंशन। तो अगर आप किसी भी तरीके से इंडिया के सिटीजन हो तो मतलब आप पार्लियामेंट के या राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो। सेकेंड एज क्वालिफिकेशन, आपकी एज कम से कम 30 ईयर्स तो होनी ही चाहिए। और तीसरी, आपके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर लिखी है। सर मतलब नहीं समझ आया? मतलब मैं समझा देता हूं इसका।
अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो ये दोनों एक्टिव है, क्वालिफिकेशन नंबर 1 और क्वालिफिकेशन नंबर 2। अगर थर्ड के बारे में बात की जाए ना, तो थर्ड को पढ़ोगे तो ये बोल रहा है कि अगर कल को पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर क्वालिफिकेशन बढ़ा दी, तो ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी है। कल को अगर पार्लियामेंट लॉ बनाकर आपकी क्वालिफिकेशन को बढ़ा देती है, जैसे कि अगर आप देखो तो एज क्वालिफिकेशन के अलावा, सिटीजनशिप के अलावा इसमें एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो कल को पार्लियामेंट्री लॉ बनता है एजुकेशन के लिए, तो यहां पर एक फोर्थ क्वालिफिकेशन एजुकेशन की भी जुड़ जाएगी। तो इसने बोला कि आपके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर आपसे मांगी है। अभी तक तो ऐसा कोई लॉ बना नहीं, इसका मतलब आगे ऐसा लॉ बनेगा, उसके लिए हम लोगों ने विंडो ओपन छोड़ दी है ना बेटा। चलिए, तो राज्यसभा का ये सेशन जो सर अभी आपने बीएमडब्ल्यू पढ़ाया, बजट मॉनसून विंटर सेशन, पार्लियामेंट का सेशन, मतलब पार्लियामेंट में दोनों हाउस आते हैं बेटा, राज्यसभा भी आएगा और लोकसभा भी आएगा। तो इन सबको बताता कौन है कि बजट सेशन किस तारीख से शुरू होने वाला है? तो क्या सर की व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है? क्या इनको ईमेल जाती है? यार ईमेल तो जाती ही जाती है। ईमेल के अलावा एक फॉर्मल इनविटेशन लेटर हमारा प्रेसिडेंट भेजता है। प्रेसिडेंट जो लेटर भेजता है ना, उसी लेटर को सम्मन कहते हैं। सम्मन कोर्ट का नहीं होता, बस सम्मन प्रेसिडेंट का भी होता है, और वो सम्मन होता है आपके पार्लियामेंट्री सेशन का। तो प्रेसिडेंट समन करता है राज्यसभा के सेशन को कि आ जाओ सर, इस तारीख से आना है। और यहां पे लिखा हुआ है एक साल में कम से कम 2 बार तो वो बुलाएगा ही बुलाएगा। राज्यसभा को एक साल में तो कम से कम 2 बार बुलाएगा ही बुलाएगा। और ये पॉइंट नंबर 7 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आपने तो एक साल में 2 बार आना ही आना है। तो अगर वन टाइम आप आते हो और आप 3 महीने ऑन एन एवरेज काम करते हो, तो इसका मतलब 2 बार, अगर आप 2 बार आओगे तो ऐसे में आपको 6 महीने काम करना पड़ेगा। ऐसे में अगर, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ ना एटलीस्ट ट्वाइस, सॉरी, कि प्रेसिडेंट आपको एटलीस्ट सेशन के लिए 2 बार तो बुलाएगा ही बुलाएगा। मतलब इस बीएमडब्ल्यू में कम से कम बीएम तो होगा ही होगा, या एमडब्ल्यू होगा ही होगा, या जो आपका बजट और विंटर है, इसमें से कोई भी जो सेशन है 2, वो तो होंगे ही होंगे। मगर क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि कम से कम 2 बार तो आना ही आना है। तो अगर एक बार आओगे, तो एक बार मैंने बोला 3 महीने के लिए आओगे, तो अगर आप लोगों को 2 बार आना पड़ गया तो 2 बार मतलब 6 महीने के लिए आओगे। तो ऐसे में कभी कभार पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना गैप प्रिस्क्राइब है कि पार्लियामेंट की एक मीटिंग और पार्लियामेंट की दूसरी मीटिंग के बीच में ज्यादा से ज्यादा कितना गैप हो सकता है। तो भाई अगर आपको 6 महीने काम करना तो मैंडेटरी है, तो ऐसे में 12 महीने में 6 महीने काम करोगे तो बाकी के 6 महीने छुट्टी ले सकते हो ना। इसलिए पॉइंट नंबर 8 को पढ़ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है राज्यसभा के 2 सेशन के बीच में। क्यों भाई? क्योंकि ऑन एन एवरेज 1 सेशन तो पार्लियामेंट का आपका क्या कहते हैं 3 मंथ्स का होता ही है। 1 सेशन तो अपना 3 महीने का होता ही है। ऐसे में अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, तो जो राज्यसभा के लिए पॉइंट आप पढ़ रहे हो, ये सेम टू सेम पॉइंट्स आपको लोकसभा के लिए भी पढ़ने हैं। बट यहाँ पे समझ लो, जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन है कि प्रेसिडेंट आपको काम करने एक साल में 2 बार बुलाएगा। और वो एक साल में 2 बार का मतलब क्या हो गया? एक बार तो 3 महीने आप आओगे ही आओगे, ऐसे में 2 बार आओगे तो 6 महीने काम करना पड़ेगा। ऐसे में 12 महीने में 6 महीने काम के निकाल दो तो बचे कितने? 6 महीने और। इसलिए पॉइंट नंबर 8 बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पार्लियामेंट या राज्यसभा कह लो, यहां पर राज्यसभा के 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। क्योंकि अगर 6 महीने से ज्यादा का गैप हुआ तो नेक्स्ट सेशन को कंप्लीट करने में 3 महीने भी नहीं मिलेंगे ना। और मैंने कहा ऑन एन एवरेज तो 3 महीने चाहिए ही चाहिए। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, तो पहला अप्रैल में सेशन हुआ, अप्रैल में सेशन हुआ, मई में सेशन हुआ, अप्रैल मई सॉरी जनवरी फरवरी मार्च, हाँ अप्रैल मई जून, जून में सेशन कंप्लीट हो गया।
ये हम लोगों का पहला सेशन था, फर्स्ट सेशन। अब जुलाई में कोरोना आ गया, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया। 6 महीने तो हम लोगों के लॉकडाउन में चले गए। ऐसे में अगर जनवरी में सेशन नहीं आया ना, अगर आपने जनवरी में सेशन नहीं बुलाया, तो ऐसे में काम करने के तो 3 महीने ही बचे ना बस, जनवरी, फरवरी, मार्च। और ऑन एन एवरेज आपको 3 महीने तक तो काम करना ही करना है। ऐसे में जनवरी को लॉकडाउन में नहीं ले सकते हो आप, क्योंकि फिर काम करने के लिए 2 महीने बचेंगे और 2 महीने में सेशन कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए पार्लियामेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही बोल दिया कि भैया 2 सेशन तो एक साल में करने ही करने हैं। मगर टू बी ऑनेस्ट, हमारी पार्लियामेंट 3 बार काम करती है, जबकि एप्लीकेशन है कम से कम 2 बार की, हम फिर भी 3 बार काम कर लेते हैं। ये तो राज्यसभा की बात हो गई। अब राज्यसभा के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं तो भाई, राज्यसभा के पास 2 स्पेशल पावर है। ये दोनों स्पेशल पावर है, इन दोनों को राज्यसभा की स्पेशल पावर में काउंट किया जाता है। सर स्पेशल पावर से आपका क्या मतलब है? भाई स्पेशल पावर से मेरे 2 मतलब है। पहली बात, स्पेशल पावर का मतलब ये दोनों काम राज्यसभा के अलावा और कहीं नहीं हो सकते, पहली बात। सेकंड, ये दोनों है क्या? आर्टिकल 249 बोलता है कि किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट बनाने का काम राज्यसभा का होता है। अब इस बारे में सुन लो, हमारे पार्लियामेंट में, सॉरी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल नंबर 7 है। 12 स्केड्यूल होते बेटा टोटल में। स्केड्यूल नंबर 7 का हेडलाइन है डिवीजन ऑफ पावर। इसका टाइटल है डिवीजन ऑफ पावर। मतलब हमारे इंडिया में 3 तरह की गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल। तो ऐसे में सबको काम करने के लिए कुछ ना कुछ पावर तो चाहिए होगी ना। तो डिवीजन ऑफ पावर हम लोगों ने करा है 3 तरह की लिस्ट में। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब इसमें आज की डेट में सब्जेक्ट जो है वो 100 सब्जेक्ट है, 100 सब्जेक्ट आज की डेट में है। तो इन 100 सब्जेक्ट के ऊपर जो कानून बनाती है वो देश की पार्लियामेंट बनाती है, और इस पर कानून जो भी बनते हैं वो पूरे देश पर लागू होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो पूरी कंट्री पे लागू होंगे। उसी तरीके से दूसरी लिस्ट होती है जिसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है। आज के डेट में स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, और इसके ऊपर केवल स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा, स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी तो मतलब केवल स्टेट के अंदर अंदर वो कानून रहेगा, है ना। केवल स्टेट के अंदर अंदर वो कानून रहेगा, स्टेट के बाहर वो कानून नहीं जा सकता है। मगर अगर मैं यूनियन लिस्ट की बात करता हूं तो यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है वो पूरे इंडिया में जाएगा। अब बड़ी भाई यहां पर मुसीबत हो गई, एक तो लॉ है जो पूरी इंडिया में इंप्लीमेंट होगा, ठीक है भाई। और एक लॉ ऐसा है जो इंडिया के किसी एक स्टेट में इंप्लीमेंट होगा। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को मैंने नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट बना दिया। नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब कि उसके ऊपर जो लॉ बनेगा वो पूरे देश में इंप्लीमेंट होगा। देश में इंप्लीमेंट करने का काम पार्लियामेंट का होता है ना। तो ये काम कौन करेगा? ये काम राज्यसभा करेगी। मतलब अगर स्टेट लिस्ट के एक सब्जेक्ट को उठा के सेंटर लिस्ट में डालना है ताकि देश की पार्लियामेंट उस पर कानून बना सके, तो ये काम राज्यसभा कर सकती है, राज्यसभा के अलावा कोई नहीं। आर्टिकल 249 बोलता है। फिर आर्टिकल 312 बोलता है कि भाई हमारे इंडिया में सेंटर लेवल जॉब होती है ना, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, मतलब ये सब यूपीएससी वाली सर्विसेज जो ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो ऐसी अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस और बनानी है, जैसे समझ लो टीचर, मैंने बना दिया इंडियन टीचर सर्विस, आईटीएस। अभी ऐसी कोई सर्विस है नहीं, जबकि जो इसमें टीचर आए ये पूरी इंडिया में कहीं भी सर्व कर सकते हैं, किसी भी स्कूल में जा सकते हैं। ऐसी कोई सर्विस अगर मैं बनाऊं तो ये सर्विस कौन कौन बना सकता है? तो आंसर है सर, राज्यसभा के अलावा कोई नहीं। क्योंकि आर्टिकल 312 बोलता है कि राज्यसभा के पास ही पावर है ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की, और ये दोनों काम राज्यसभा के अलावा लोकसभा नहीं कर सकती है। इसलिए मैंने इसको पहले ही बोल दिया, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा।
ये राज्यसभा के कुछ स्पेशल पावर्स में आता है, इसमें लोकसभा की स्पेशल पावर नहीं। और इसके साथ खत्म होता जाए आज का ये टॉपिक। कल से शुरू करेंगे लोकसभा। लोकसभा में पूरा करने के बाद उसके बाद मैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखूंगा, और फिर आप खुद ही देखना कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से किस तरीके से अलग है। ये स्लाइड्स आप लोगों के ग्रुप में भेज रहा हूं मैं, तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया तो भी चलेगा, ग्रुप में 2 मिनट में स्लाइड्स आ जाएंगी। कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ जी राहुल जी पूछो। सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि सर काफी बोर्ड सब्जेक्ट जो है, तो इसको कैसे प्रिपेयर करें? नहीं, इसमें कंफ्यूज हो रहे हो टॉपिक में? नहीं, टॉपिक आपने अच्छे से कराया है सर, बट सर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सर बताओ। जैसे कुछ एक टॉपिक है स्पेशल, तो उसमें से और भी टॉपिक्स निकलते जा रहे हैं, तो सर उसके जैसे नोट्स कैसे तैयार करें, कैसे उसको प्रिपेयर करें? नहीं, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें दिक्कत हो रही है सर? नहीं सर, मुझे दिक्कत नहीं है, आपने जो बताया है सर समझ आया है सर। बट अच्छा। सर यहाँ पर जो है, जैसे आपने राज्यसभा का बताया है, राज्यसभा में सिटीजन वर्ड आ गया, तो सिटीजनशिप वर्ड आपने बता दिया, उसका थोड़ा सा पार्ट हाँ जी। जो है, तो थोड़ा सा उस चीज को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है कि सर जैसे कोई एक नया टॉपिक आ रहा है बीच में, आर्टिकल 249 है सर, आपने 249 बताया, हाँ जी। उसके स्पेशल पावर्स बता दिए सर, हम्म। तो इसको सर कैसे प्रिपेयर किया जाए जिससे बेटा कि- ये स्केड्यूल नंबर 7 पहले हो चुका है एक्चुअली में, नहीं सर, मैं ये वाला बीच में नहीं आया। सिटीजनशिप मैंने आपको अभी 2 मिनट समझा दी बीच में, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। इसके ऊपर भी अभी सेपरेटली क्लास लूंगा मैं। जैसे बाय बर्थ, ये बहुत छोटा सा है, बाय बर्थ यहाँ पे लिख तो दिया मैंने। बाय बर्थ में भी 3 प्रोविजन है, बाय डिसेंट में भी 3 प्रोविजन है, तो इसमें आगे 3-3 पॉइंट और आएंगे। मतलब पूरा घंटे की क्लास है सिटीजनशिप की, आराम से सर मेरा होगा। वही आप मेरा कहना था सर, कैसे इसको मतलब रेडी करें, मतलब कैसे बेटा नोट्स हम लोग क्या तैयार। करते थे ना, हम लोग जैसे ये कॉपी का पेज हो गया, कॉपी के पेज में ये तो स्लाइड्स के नोट हो गए, जो मैं स्लाइड्स आपको भेज रहा हूँ। ये तो आपने स्लाइड्स लिख दी। इसके साइड में जो मार्जिन मैंने खींचा हुआ है ना, इस मार्जिन में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लेते थे जो उस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे स्लाइड में ये वाली लाइन समझ लो, इस वाली लाइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 58, और आर्टिकल 58 के नीचे लिखा हुआ है इंडियन सिटीजनशिप। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इस ब्लैंक स्लाइड में ना, इस तरफ इसके सामने सिटीजनशिप एक्ट 1955 लिख लेंगे। इसमें क्या होगा, जब आगे स्लाइड्स में ये एक्ट पढ़ाया जाएगा तब तो आ ही जाएगा, बट आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ यार ये सिटीजनशिप एक्ट पढ़ के जाना है जब मैं ये लाइन पढ़ूंगा। तो इस तरीके से सर नोट मैनेज होते हैं। मतलब बिना मार्जिन के मत बनाइएगा नोट्स, अगर बना रहे हो तो। मार्जिन से क्या होता है कि इस मार्जिन में ना तो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख पाओगे आप, सपोज करो इन फ्यूचर अगर कोई न्यूज आती है और किसी खबर में इंडियन पार्लियामेंट ने दोबारा से सिटीजनशिप एक्ट में कोई चेंज कर दिया है, तो वो चेंज भी लिख पाओगे ना, आपके नोट्स खराब नहीं होंगे। तो बिना मार्जिन के नोट्स मत बनाना कोई भी, मतलब क्योंकि जुडिशरी क्या है कि ये पूरे आपका 1 ईयर का प्रोग्राम हो गया ना, पेपर एक ही बार होना है साल में, मतलब एक स्टेट की बात करें तो। ऐसे में नोट्स ऐसे बनाना जो बड़े डायनेमिक नोट्स हो, मतलब आगे जाके उसको चेंज भी कर पाओ जरूरत पड़ने पर। ऐसा ना हो कि बना दिया तो ये स्टैटिक हो गया। आई बात सर समझ में? उसके बाद भी कंफ्यूजन होती है बेटा, फिर दोबारा पूछने को दिक्कत नहीं है, मगर बिना मार्जिन के नोट्स मत बनाना। यहाँ पर जो टॉपिक मैंने अभी, हाँ जी, यही क्वेश्चन था मेरा सर, किस अब तरह से आप प्रिपेयर करें समझ में आ गया ना बेटा? उसके बाद अब कैसे हाँ, प्रिपेयर करना है, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके थ्योरेटिकल पार्ट, प्लस टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। ये तो मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूँ, टेस्ट सीरीज XYZ कोई भी ऑनलाइन खरीद लो। कौन सी ले लें, तो मेरे हिसाब से तो टेस्टबुक.com परफेक्ट रहेगी। टेस्टबुक.com से देख लो अगर कोई जुडिशरी की टेस्ट सीरीज है, अगर है तो उसको परचेज कर लो। अगर मिलेगी, वैसे तो मिलेगी 110%, तो 250-300 रुपए की टेस्ट सीरीज होगी, 550-600 दिनों की।
बहुत होती है वो। टेस्ट सीरीज से क्या होता है ना, टेस्ट सीरीज से आपको पता लग जाता है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, कौन से टॉपिक आपके परफेक्ट है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करनी है। वो काम टेस्ट सीरीज करेगी। टेस्ट सीरीज प्लस क्लास के नोट्स। हाँ जी सर बोलो। बुक्स के लिए सर कौन सा रहेगा? बेटा जो हमारा वाला पार्ट है ना जनरल अवेयरनेस का, मेरे वाले पार्ट के लिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। मैं खबरें भी क्लास में ही पढ़ाऊंगा सारी, स्टैटिक न्यूज भी क्लास में ही दूंगा, स्टैटिक जानकारी स्लाइड्स भी क्लास में ही दूंगा। स्लाइड्स को समझ के केवल अपनी कॉपी में लिख लेना और कुछ नहीं करना। जनरल मतलब जो बैच मैं ले रहा हूं ना बेटा, मेरे बैच में तो संतुष्ट हो जाओ, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए थैंक यू गाइस।